बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी का शाकाहार के प्रति रुझान तो काफी पहले से ही हो चुका था, परंतु जब एक महिला ने गांधी जी से शाकाहारी भोजनालय खोलने हेतु पैसों की मदद मांगी तो गांधी जी ने मुवक्किलों के जमा पैसों में से कुछ राशि उस महिला को दे दी। वह रकम वापस नहीं मिली। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय मिट्टी और पानी के प्रसंग। जैसे जैसे मेरे जीवन में सादगी बढ़ती गई, वैसे वैसे रोगों के लिए दवा लेने की मेरी अरुचि, जो पहले से ही थी, बढ़ती गई। जब मैं डरबन में वकालत करता था, तब डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। उस समय मुझे कमजोरी रहती थी और कभी कभी सूजन भी हो आती थी। उन्होंने इसका उपचार किया था और मुझे आराम हो गया था। इसके बाद देश में वापस आने तक मुझे कोई उल्लेख करने जैसी बीमारी हुई हो, ऐसा याद नहीं आता। पर जोहानिसबर्ग में मुझे कब्ज रहता था और कभी कभी सिर भी दुखा करता था। कोई दस्तावर दवा लेकर मैं स्वास्थ्य को संभाले रहता था। खाने पीने में पथ्य का ध्यान तो हमेशा ही रखता था, पर उससे मैं पूरी तरह व्याधि मुक्त नहीं हुआ। मन में यह ख्याल बना ही रहता था कि दस्तावर दवाओं से भी छुटकारा मिले तो अच्छा हो। इन्हीं दिनों मैंने मैनचेस्टर में नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन की स्थापना का समाचार पढ़ा। इसमें दलील ये थी कि अंग्रेज बहुत बार और बहुत खाते रहते हैं और फिर डॉक्टर के घर खोजते फिरते हैं। इस उपाधि से छूटना हो तो सवेरे का नाश्ता, ब्रेकफास्ट छोड़ देना चाहिए। मुझे लगा कि यद्यपि ये दलील मुझ पर पूरी तरह घटित नहीं होती, फिर भी कुछ अंशों में लागू होती है। मैं 3 बार पेट भर खाता था और दोपहर को चाय भी पीता था। मैं कभी अल्पाहारी नहीं रहा। निरामिषाहार में मसालों के बिना जितने भी स्वाद लिए जा सकते थे, मैं लेता था। 6-7 बजे से पहले शायद ही उठता था। इसलिए मैंने सोचा कि यदि मैं सुबह का नाश्ता छोड़ दूं तो सिर के दर्द से अवश्य ही छुटकारा पा सकूंगा। मैंने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया। कुछ दिनों तक अखरा तो सही, पर सिर का दर्द बिल्कुल मिट गया। इससे मैंने ये नतीजा निकाला कि मेरा आहार आवश्यकता से अधिक था। पर इस परिवर्तन से कब्ज की शिकायत दूर न हुई। कूने के कटी स्थान का उपचार करने से थोड़ा आराम हुआ, पर अपेक्षित परिवर्तन तो नहीं ही हुआ। इस बीच उसी जर्मन होटल वाले ने या दूसरे किसी मित्र ने मुझे जुस्ट की रिटर्न टू नेचर यानी प्रकृति की ओर लौटो नामक पुस्तक दी। उसमें मैंने मिट्टी के उपचार के बारे में पढ़ा। सूखे और हरे फल ही मनुष्य का प्राकृतिक आहार हैं, इस बात का भी इस लेखक ने बहुत समर्थन किया है। इस बार मैंने केवल फलाहार का प्रयोग तो शुरू नहीं किया, पर मिट्टी के उपचार तुरंत शुरू कर दिया। मुझ पर इसका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उपचार इस प्रकार था: खेत की साफ लाल या काली मिट्टी लेकर उसमें प्रमाण से पानी डालकर साफ पतले गीले कपड़े में उसे लपेटा और पेट पर रखकर उस पर पट्टी बांध दी। ये पुल्टिस रात को सोते समय बांधता था और सवेरे अथवा रात में जब जाग जाता तब खोल दिया करता था। इससे मेरा कब्ज जाता रहा। उसके बाद मिट्टी के ये उपचार मैंने अपने पर और अपने अनेक साथियों पर किए और मुझे याद है कि वे शायद ही किसी पर निष्फल रहे हों। देश में आने के बाद मैं ऐसे उपचारों के विषय में आत्मविश्वास खो बैठा हूं। मुझे प्रयोग करने का, एक जगह स्थिर होकर बैठने का अवसर भी नहीं मिल सका। फिर भी मिट्टी और पानी के उपचारों के बारे में मेरी श्रद्धा बहुत कुछ वैसी ही है जैसी आरंभ में थी। आज भी मैं मर्यादा के अंदर रहकर मिट्टी का उपचार स्वयं अपने ऊपर तो करता ही हूं और प्रसंग पड़ने पर अपने साथियों को भी उसकी सलाह देता हूं। जीवन में 2 गंभीर बीमारियां मैं भोग चुका हूं। फिर भी मेरा यह विश्वास है कि मनुष्य को दवा लेने की शायद ही आवश्यकता रहती है। पथ्य तथा पानी मिट्टी इत्यादि के घरेलू उपचारों से 1000 में से 999 रोगी स्वस्थ हो सकते हैं। क्षण क्षण में वैद्य, हकीम और डॉक्टर के घर दौड़ने से और शरीर में अनेक प्रकार के पाक और रसायन ठूंसने से मनुष्य न सिर्फ अपने जीवन को छोटा कर लेता है, बल्कि अपने मन पर काबू भी खो बैठता है। फलतः वो मनुष्यत्व को गंवा देता है और शरीर का स्वामी रहने के बदले उसका गुलाम बना रहता है। मैं ये बीमारी के बिछौने पर पड़ा पड़ा लिख रहा हूं। इस कारण कोई इन विचारों की अवगणना न करे। मैं अपनी बीमारी के कारण जानता हूं। मुझे इस बात का पूरा पूरा ज्ञान है और भान है कि मैं अपने ही दोषों के कारण बीमार पड़ा हूं और इस भान के कारण ही
मैंने धीरज नहीं छोड़ा है। इस बीमारी को मैंने ईश्वर का अनुग्रह माना है और अनेक दवाओं के सेवन के लालच से मैं दूर रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अपने हठ से मैं डॉक्टर मित्रों को परेशान कर देता हूं, पर वे उदार भाव से मेरे हठ को सह लेते हैं और मेरा त्याग नहीं करते हैं। पर मुझे इस समय की अपनी स्थिति के वर्णन को अधिक बढ़ाना नहीं चाहिए, इसलिए हम सन 1904-5 के समय की तरफ लौट आवें। पर आगे बढ़कर उसका विचार करने से पहले आपको थोड़ा सावधान करने की आवश्यकता है। ये पाठ सुनकर जो जुस्ट की पुस्तक खरीदे, वे उसकी हर बात को वेद वाक्य न समझें। सभी रचनाओं में प्रायः लेखक की एकांगी दृष्टि रहती है, किंतु प्रत्येक वस्तु को कम से कम 7 दृष्टियों से देखा जा सकता है और उस दृष्टि से वो वस्तु सच होती है। पर सब दृष्टियां एक ही समय पर कभी सच नहीं होती। साथ ही कई पुस्तकों में बिक्री के और नाम के लालच का दोष भी होता है। इसलिए जो कोई इस पुस्तक को पढ़े, वे उसे विवेक पूर्वक पढ़ें और कुछ प्रयोग करने हो तो किसी अनुभवी की सलाह लेकर करें अथवा धैर्यपूर्वक ऐसी वस्तु का थोड़ा अभ्यास करके प्रयोग आरंभ करें। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय मिट्टी और पानी के प्रयोग। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।